हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हिंदी की लगातार क्लासेज आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो हिंदी विशेष के कैंडिडेट से हमारे लगातार जो है इन क्लासेस को वॉच कर रहे हैं और साथ ही अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही जो प्रैक्टिस सेट के कैंडिडेट्स हैं उनको भी लगातार हमारी क्लासेज मिल रही हैं। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेज जो है आपको हिंदी विशेष के माध्यम से बहुत जल्दी क्लासेज डेली रूटीन पर देखने को मिलेंगी। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी क्लासेज देखने को मिलेंगी, इसलिए जो है आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भौं निबंध के लेखक कौन हैं? तो भौं नामक निबंध जो है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई या प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों, जो भौं निबंध है इसका जो लेखन कार्य किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन हैं? तो कसाई बाड़ा नामक जो कहानी है हिंदी की उसके लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि या कंबल भारती या शिव मूर्ति या स्वराज सिंह बेचैन। तो दोस्तों, जो हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है कसाई बाड़ा उसके लेखन जो कार्य किया गया है वो किया गया है शिव मूर्ति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो कौन सी पुस्तक ऐसी है जो भारत पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, राग दरबारी। तो दोस्तों, इनमें जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखी हुई 3 पुस्तकें हैं। एक तो तमस है, ठीक है, और उसके अलावा आधा गांव है, ये भी भारत पाकिस्तान विभाजन पर है, और कितने पाकिस्तान ये भी भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। तो इसमें जो राग दरबारी है दोस्तों, ये जो है भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सती चंद्रवली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की थी? तो सती चंद्रवली और अमर सिंह राठौर नाटक जो है इनके रचना किसने की थी? ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। तो सती चंद्रवली और अमर सिंह राठौर नामक जो नाटक हैं दोस्तों, इनकी जो रचना की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा? राधा चरण गोस्वामी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा था? डिक्टेटर। तो दोस्तों, कबीर, रैदास, दादू या नानक। ठीक है, तो वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा? तो दोस्तों, ये कहा गया था कबीरदास जी को। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो उनकी वाणी से जो रचनाएं हुई हैं दोस्तों, उनके आधार पर उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर इनको कहा था। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ये ज़रूर तैयार रखें। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई थी, इसके संपादक कौन हैं? तो दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है और हमने अपने प्रैक्टिस सेट में भी इसको बार बार लिया है। तो हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक जो ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ये अर्धकथानक के संपादक कौन रहे हैं दोस्तों? वो रहे हैं नाथूराम प्रेमी। कौन रहे हैं? नाथूराम प्रेमी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह इस कथन का संबंध किससे है? यानी कि ये किसने कहा था कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार एक ज्वालामुखी है? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों, ये जो कथन कहा गया था ये कहा गया था चंद्रगुप्त। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त कार्नोलिया। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, चंद्रगुप्त कार्नोलिया। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, मारिसी मोहि कुठाऊं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? ठीक है, मारिसी मोहि कुठाऊं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, बालमुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या सरदार पूर्ण सिंह। तो मारिसी मोहि कुठाऊं एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं दोस्तों, वह हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखित है मारिसी मोहि कुठाऊं एवं कछुआ धर्म निबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलसी आधुनिक वातायन के से पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो तुलसी आधुनिक वातायन के से पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये है रमेश कुंतल मेघ। कौन है? रमेश कुंतल मेघ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो इनमें से सबसे ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल या धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क या राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों जो ये नाटककार हैं, इनमें ऐतिहासिक नाटककार के तौर पर जो जाना जाता है वो जाना जाता है राम कुमार वर्मा को। राम कुमार वर्मा दोस्तों ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों आप अपने आप को ज़रूर टेस्ट किया कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, खुद आंसर चेक कीजिए और लास्ट में फिर जब हम सही आंसर बताते हैं तो उससे मिलान ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है अपने आप को चेक करना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। उम्मीद कीजिए 100% आपको सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेंगे। लगातार तैयारी जुटे रहिए दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप लगातार इसे जुटे रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाते रहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट डेली आपको ज़रूर लगानी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि जो महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है दोस्तों, कौन से निबंधकार द्वारा लिखित है? तो ऑप्शन है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही दोस्तों ये निबंध जो है चिंतामणि लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? अब इसमें शुद्ध रूप बताना है। यहाँ प्रदर्शनी लिखा गया है अलग अलग तरीके से, और इसमें सही रूप में जो प्रदर्शनी लिखा गया है वो कौन सा है? तो ये हो गया प्रदर्शिनी, ये हो गया प्रदर्शनी, ये हो गया प्रदर्शिनी, ये बिल्कुल रॉन्ग, और प्रदर्शिनी ये भी रॉन्ग है दोस्तों। तो फाइनली आपका जो एक्यूरेट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? अब इसमें से शुद्ध रूप बताना है दोस्तों, कौन सा शुद्ध रूप है? जैसे हतोत्साही, हतोत्साहित, हतोत्साह या हतोत्साह। तो शुद्ध रूप कौन सा है इसमें से ये बताना है दोस्तों। तो इसमें जो शुद्ध रूप है दोस्तों वो है हतोत्साहित। हतोत्साहित बिल्कुल शुद्ध लिखा है, ह तो आधा तो फिर सा फिर ही तो, हतोत्साहित शुद्ध रूप है दोस्तों। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें से योग रूढ़ शब्द ढूंढना है दोस्तों। ऑप्शन है योद्धा, दशानन, राक्षस या सुर। तो इसमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है दोस्तों? वो है आपका दशानन। 10 हैं आनन जिसके, 10 है मुख वाला, 10 मुखों वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न के शब्द युग्म में कौन सा असंगत है? अब इसमें से असंगत पूछा गया है दोस्तों, तो असंगत हमको बताना है। ऑप्शन है अफसोस फारसी, कैंची तुर्की और गमला पुर्तगाली और कारतूस अंग्रेजी। तो इनमें से कौन सा जो है अशुद्ध है? तो यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों जो कारतूस है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, बाकी अफसोस जो है फारसी शब्द है, कैंची तुर्की शब्द है और गमला पुर्तगाली शब्द है, जबकि कारतूस दोस्तों ये दोस्तों जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का?
फ्रेंच भाषा का है कारतूस, ठीक है, अंग्रेजी का नहीं है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। और ये जो शब्द रूप है मेन रूप से जो है कार्तुचे से बना है, ठीक है, कार्तुचे से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? गोली रखने का खोल या आवरण, ठीक है। तो कारतूस क्या है? गोली रखने का खोल या आवरण, उसको बोलते हैं कारतूस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ये रॉन्ग है। ये किस भाषा का होना चाहिए दोस्तों? ये फ्रेंच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये है फ्रेंच, ये फ्रेंच भाषा का है, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी सब ठीक है। अफसोस जो है फारसी का है, कैंची तुर्की का है, गमला पुर्तगाली है, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। कारतूस फ्रेंच भाषा का है। अगला क्वेश्चन है खेचर का पर्याय होगा। तो खेचर जो शब्द है इसका पर्याय क्या होगा? आकाश में चलने वाला या पक्षी या ग्रह या इनमें से सभी। तो खेचर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? खेचर का पर्यायवाची होता है ये सभी के सभी खेचर के पर्याय हैं। यानी कि जो आकाश में चलने वाला है उसको भी खेचर बोलते हैं। पक्षी वो भी आसमान में ही उड़ता है। इसके अलावा ग्रह क्या है? ग्रह भी आकाश में ही। तो ये सब मिला के क्या कहलाते हैं? ये सब पर्याय होते हैं खेचर के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब इसमें से सही शब्द का चयन करना है दोस्तों। शुद्ध, मानवीकरण, मानवीयकरण या मानवीकरण या मनवीकरण। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सा है दोस्तों? वो है मानवीकरण। क्या है? मानवीकरण इसमें से सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? अब इसमें से ढूंढना है दोस्तों असंगत। जैसे गोबर तद्भव, नाक रूढ़ और कमल नयन यौगिक और मधुमास योग रूढ़। तो इनमें से कौन सा असंगत है? यानी कि अब इसमें देखें तो दोस्तों गोबर जो है तद्भव शब्द है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा नाक क्या है? रूढ़ शब्द, ये भी बिल्कुल सही है। मधुमास कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। कमल नयन को यौगिक कहा गया है दोस्तों। कमल नयन यौगिक शब्द नहीं है, तो इसलिए यही इसका असंगत है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इसमें शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। मैं आपकी सौजन्यता से मुग्ध हूँ, या मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, तो ये इसको शुद्ध वाक्य के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। बाकी औरों में कहीं न कोई कमियां पाई गई हैं, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसके अलावा मैं आपकी सुजन्य कोई शब्द है? नहीं। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, ये तो चौथा ऑप्शन ही हो गया, ठीक है। तो ये इसका जो है ये भी रॉन्ग है। तो ये दूसरा वाक्य बिल्कुल सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, इनमें से सभी शुद्ध हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो ये इसका आंसर होगा कि राम ने भर पेट मिठाई खाई, मतलब भर पेट भर के मिठाई खाई। तो यहाँ पर जो है ये इसका सही हो जाएगा, राम ने भरपेट मिठाई खाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हमने इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सारे प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है दोस्तों, इसलिए बिना स्किप के पूरी क्लास को जरूर वॉच करें। तो क्वेश्चन नंबर 76 है कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मल फेंकना, एक दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या दलदल में फंसना। तो कीचड़ उछालना जो मुहावरा होता है दोस्तों, इसका जो अर्थ होता है वो होता है बदनाम करना। तो बदनाम करना ही कीचड़ उछालना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आग में घी डालना जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है?
जैसे हवन करना। इसके अलावा देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या क्रोध से आग बबूला होना। तो बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों कि आग बबूला होने का क्या अर्थ होता है कि इसका अर्थ है आग में घी डालना। तो इसका जो अर्थ होता है वह होता है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, यानी कि जो पहले से ही क्रोधी है उसको और अधिक उत्तेजित करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? तो अगर अर्थ की दृष्टि से देखें तो सही शब्द युग्म कौन सा है? जैसे जात वेद लोहा या जात रूप चांदी, प्रभूत जो है कौवा या ताम्रचूड़ मुर्गा। तो दोस्तों इसमें से अर्थ की दृष्टि से जो सही युग्म है कौन सा, ये आपने बताना है। तो वह है दोस्तों ताम्रचूड़। ताम्रचूड़ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मुर्गा। ठीक है दोस्तों, मुर्गा को ताम्रचूड़ भी कहा जाता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो आचार्य भरत ने कौन सा रस ऐसा है जो नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया गया है? ऑप्शन है शांत रस, करुण रस, भयानक रस या अद्भुत रस। तो अगर नाट्य प्रयोग हो रहा है यानी कि नाटक तैयार हो रहा है तो उसमें उन्होंने आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? वो है दोस्तों शांत रस। तो शांत रस को जो है ये नाट्य प्रयोग में जो है स्वीकार नहीं करते हैं। बाकी करुण रस भी है, भयानक रस भी है और अद्भुत रस भी है। ठीक है, ये तीनों के तीनों नाट्य प्रयोग के अंतर्गत स्वीकार किए गए हैं। अगला प्रश्न है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? तो इस दोहे में कौन सा रस है दोस्तों? आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। तो ये दोहे में कौन सा रस है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या हास्य रस। तो दोस्तों इस दोहे में जो रस है वो कौन सा है? हास्य रस की इसमें अनुभूति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? तो दोस्तों बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये किस पंक्ति इस पंक्ति में किस शब्द के किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? तो दोस्तों वह है लक्षणा। किससे? लक्षणा से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं वो कौन है? वो हैं भरत मुनि। कौन है दोस्तों? आचार्य भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के रचयिता रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीर भरे नित प्रति रहें तौ न प्यास बुझाए, नीत भरे नित नीर भरे नित प्रति रहें तौ न प्यास बुझाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इस पंक्ति में जो अलंकार है वह है विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार इसके अंतर्गत है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका क्या नाम था? ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बरी या नागरी नीरद। तो दोस्तों जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है उसका क्या नाम है? तो इस पत्रिका का नाम है दोस्तों वह है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप किसके पत्रिका है दोस्तों? किसके द्वारा संपादित हुई है? वो हुई है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेते हैं दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों इस चैनल को। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी हिंदी के कैंडिडेट्स आपके परिचित हैं आप उन तक इसको ज़रूर पहुंचा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। भाषा बोली न जान ही
भाषा बोली न जानहीं जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो भाषा बोली न जानहीं जाके कुल के दास, ये जो कथन है दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा गया है दोस्तों केशव दास के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? केशव दास के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेज प्रोवाइड कराते रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी तैयारी को मजबूती मिले इसके लिए हम आपके लगातार हेल्प करते रहेंगे और आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।